कहानी की शुरुआत एक प्यारे से बीच से होती है जहां ग्रिफिन नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को बड़े ही अनोखे अंदाज में शादी के लिए प्रपोज करता है। उसकी गर्लफ्रेंड स्टेफनी को यह सरप्राइज अच्छा तो लगता है, लेकिन इसका जवाब वो ना में देती है, जिसे सुनते ही ग्रिफिन बड़ा हैरान रह जाता है। कहता है कि हम इतने दिन से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, फिर इस ना का क्या मतलब है। इस पर स्टेफनी कहती है कि मैंने सोचा था कि वक्त के साथ शायद तुम बदल जाओगे, अपनी ज़ूकीपर की ये मामूली सी नौकरी छोड़कर कोई अच्छी नौकरी करने लगोगी, लेकिन तुम नहीं बदले। मुझसे ज्यादा तुम अपने जानवरों से प्यार करते हो, इसलिए मैं ये रिश्ता यहीं पर खत्म कर रही हूँ। बेचारे ग्रिफिन का दिल टूट जाता है। ऊपर से वापस जाते हुए जो बैंड वाले उसने हायर किए थे वो बार बार इशारा करने के बावजूद भी बैंड बजाए जा रहे थे और आतिशबाजी वाले पटाखे फोड़े जा रहे थे। उन्हें क्या पता था कि जरा सी देर में ग्रिफिन की सारी खुशियां गम और शर्मिंदगी में बदल चुकी हैं। अब इसके 5 साल बाद दिखाया जाता है ग्रिफिन आज भी उसी चिड़ियाघर में नौकरी करता है। उसे जानवरों से बहुत लगाव है, वो अपने बच्चों की तरह उनका ख्याल रखता है। जू में उसके अलावा और भी कई केयरटेकर हैं, लेकिन ग्रिफिन उन सबसे एकदम अलग है। वो उनके खाने या दूसरी चीजों का सिर्फ ख्याल ही नहीं रखता, बल्कि हमेशा उनसे बोलता भी रहता है, जैसे जानवरों से नहीं बल्कि इंसानों से बातें कर रहा हो। हालांकि उसे भी पता है कि जानवर उससे बात नहीं कर सकते, फिर भी उसे ऐसा लगता है जैसे वो उसकी हर बात समझते हैं। पिछले 5 सालों में उसे अच्छी और ज्यादा सैलरी वाली नौकरियों के कई ऑफर आए, यहाँ तक कि उसका अपना भाई जिसका कार डीलरशिप का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, वो भी अक्सर उससे कहता रहता है कि मेरे साथ आ जाओ, जितना यहाँ पूरे साल में कमाते हो उतना तुम सिर्फ 1 महीने में कमा सकते हो। लेकिन जो भी हो, ग्रिफिन इन जानवरों को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, जैसे उसकी जिंदगी, उसका परिवार, सब कुछ ये चिड़ियाघर ही हो। आज वो एक बड़ा सा टायर खरीद के लाता है और एक गोरिल्ला के कमरे में लगा देता है। ये गोरिल्ला हमेशा बस पीछे घूम के बैठा रहता था और कभी किसी से कोई बात नहीं करता था। सब कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उसने दूसरे ज़ूकीपर के ऊपर हमला किया था, लेकिन ग्रिफिन उससे भी दूसरे जानवरों की तरह ही बिना डरे बातें करता रहता है। ये बात अलग है कि वो गोरिल्ला पीछे मुड़कर उसे देखता भी नहीं। उसी की तरह चिड़ियाघर में जानवरों की एक डॉक्टर केट भी है। उसे भी हाल ही में अफ्रीका के एक बहुत बड़े चिड़ियाघर से नौकरी का ऑफर आया था, लेकिन वो भी यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहती। हालांकि वो कभी इसकी कोई खास वजह नहीं बताती। ग्रिफिन की उसके साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है, लेकिन सिर्फ काम को लेकर। आज एक शेरनी के गले में कुछ अटक गया था, दोनों मिलकर ही उसे रेस्क्यू करते हैं और बाद में काफी हंसते भी हैं। अब ग्रिफिन का वो कार डीलर भाई अपनी सगाई की पार्टी चिड़ियाघर में ही रखता है, जिसमें ग्रिफिन उसके लिए एक बहुत ही प्यारी सी स्पीच देने लगता है। लेकिन तभी वो देखता है कि पार्टी में स्टेफनी भी आई है, जिसने 5 साल पहले उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। वो उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, जिससे ग्रिफिन का दिमाग जैसे खाली सा हो जाता है। उसे पसीने आने लगते हैं और वो कुछ का कुछ बोलने लगता है, जिससे उसका भाई और दूसरे लोग भी समझ जाते हैं कि वो आज भी स्टेफनी को भूला नहीं है। स्टेफनी भी उसके पास आकर बहुत अच्छे से बातें कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो ग्रिफिन को एक और मौका देना चाहती हो। ग्रिफिन का भाई एक बार फिर उसे अपनी कंपनी में काम के ऑफर की याद दिलाता है। कहता है कि स्टेफनी अभी भी तुम्हें पसंद करती है, अगर तुम चिड़ियाघर की नौकरी छोड़कर मेरे साथ काम करोगे तो देखना वो खुद तुमसे शादी के लिए कहेगी। ग्रिफिन आज इस बात का कोई जवाब नहीं दे पाता। उसके मन में ये सवाल आने लगा था कि अपने सपनों की लड़की पाने के लिए क्या उसे ये जिद छोड़ देनी चाहिए। अब रात हो चुकी थी और पूरा चिड़ियाघर बंद हो गया था। सारे कर्मचारी अपने अपने घर जा चुके थे और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। तभी यहाँ जू में रहने वाला एक छोटा सा बंदर चुपके से हर पिंजरे का दरवाजा खोलने लगता है। देखते ही देखते हाथी, शेर, जिराफ, भालू और दूसरे सभी जानवर बाहर निकल आते हैं। लेकिन सबसे हैरानी की बात ये थी कि ये सभी एक दूसरे से इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। पता चलता है कि ये कोई नई बात नहीं थी, ये सब इंसानों की भाषा समझते भी थे और बोल भी सकते थे। बस उनका एक सख्त नियम था कि वो कभी भी इंसानों के सामने अपनी इस ताकत का खुलासा नहीं करेंगे। उनका मानना था कि इंसान या तो उन पर विश्वास नहीं करेंगे या फिर उनका जीना मुश्किल कर देंगे, इसलिए उन्होंने हमेशा से इस राज को छिपा कर रखा था। आज उनकी मीटिंग का एक ही मुद्दा था, ग्रिफिन। सब जानते थे कि स्टेफनी के अचानक वापस आने से ग्रिफिन फिर से परेशान हो गया। उसने हमेशा इन जानवरों का अपने परिवार की तरह ख्याल रखा है, इसलिए सबको लग रहा था कि अब मदद करने की बारी उनकी है। काफी देर तक सोचने के बाद सब एक प्लान बनाते हैं। उन्हें पता था कि अगले दिन स्टेफनी फिर से यहाँ आने वाली है। अगर किसी तरह ग्रिफिन उसके सामने हीरो बन जाए तो शायद स्टेफनी का दिल दोबारा उसकी तरफ खिंच जाए। अगली सुबह सबने मिलकर तय किया कि आज शेर के बाड़े का दरवाजा खोल दिया जाएगा। जैसे ही स्टेफनी वहां आएगी, शेर को देखकर डर जाएगी और उसी वक्त ग्रिफिन उसकी जान बचाकर उसका हीरो बन जाएगा। योजना तो अच्छी थी, लेकिन उसे बिगाड़ने के लिए अकेला ग्रिफिन ही काफी था। जैसे ही उसे लगा कि स्टेफनी खतरे में है, वो बिना कुछ सोचे समझे बहादुरी दिखाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन छलांग लगाते ही उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे गिर पड़ता है। हीरो बनने की जगह वो खुद ही मुसीबत में फंस जाता है। इतने में केट भी वहां पहुंच जाती है। वो स्थिति को संभाल लेती है और सब कुछ शांत हो जाता है। वैसे भी वो शेर किसी पर हमला करने वाला नहीं था, लेकिन ग्रिफिन की जल्दबाजी ने पूरे प्लान का सत्यानाश कर दिया। सारे जानवर उसकी हरकत देखकर अपना सिर पकड़ लेते हैं, लेकिन इसी बीच गुस्से में शेर के मुंह से अचानक निकल जाता है, आदमी हो या पजामा।
ये सुनते ही ग्रिफिन का दिमाग घूम जाता है। उसे पूरा यकीन था कि उसने अभी अभी शेर को बोलते हुए सुना, लेकिन फिर भी उसे खुद पर ही भरोसा नहीं हो रहा था। घर पहुंचकर वो खुद को नॉर्मल करने की कोशिश करता है, कभी एक्सरसाइज करता है, कभी ठंडे पानी से नहाता है, ताकि उसे लगे कि शायद उसने कुछ गलत सुन लिया था। अगले दिन वो फिर से शेर के पास पहुंचता है। काफी देर तक उसे घूरता रहता है, उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन शेर ऐसे बैठा रहता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। आखिरकार ग्रिफिन खुद को समझा लेता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी थी। आखिर जानवर बातें कैसे कर सकते हैं। लेकिन उसी रात जब पूरा ज़ू फिर से खाली हो जाता है, तभी अचानक वही शेर उसके सामने आकर कहता है, तुम्हें बात करनी है तो आ जाओ, चलो बात ही कर लेते हैं। इतना सुनते ही ग्रिफिन की जोरदार चीख निकल जाती है। वो घबरा कर उल्टे पैर भागता है, लेकिन भागने की जल्दी में सामने रखी एक चीज से टकरा जाता है और बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। कुछ देर बाद उसे होश आता है तो वो खुद को चारों तरफ से जानवरों से घिरा हुआ पाता है। हाथी, शेर, जिराफ, भालू, बंदर सभी उसे देख रहे थे और सबसे बड़ी बात, सभी उससे बातें कर रहे थे। ग्रिफिन की समझ में नहीं आता कि आखिर ये हो क्या रहा है। वो हैरानी से पूछता है, तुम सब सच में बातें कर सकते हो? अगर ऐसा था तो आज तक कभी मुझसे बात क्यों नहीं की? इस पर जानवर मुस्कुराने लगते हैं। वो बताते हैं कि हाँ, वो हमेशा से बोल सकते थे। जब से ग्रिफिन इस ज़ू में आया है तब से उसकी हर बात सुनते आ रहे हैं। उन्हें उसके और स्टेफनी के रिश्ते की पूरी कहानी पता है, यहाँ तक कि ब्रेकअप के बाद उसने अपना दुखड़ा सुनाते सुनाते उन्हें कई बार बोर भी कर दिया था। इस बार सभी जानवर एक साथ कहते हैं कि वो चाहते हैं स्टेफनी फिर से उसकी जिंदगी में लौट आए। जिस तरह ग्रिफिन ने हमेशा बिना किसी स्वार्थ के उनका साथ दिया, अब वो भी उसकी मदद करना चाहते हैं। हर जानवर उसे अपने अपने तरीके से सिखाएगा कि किसी फीमेल को कैसे इंप्रेस किया जाता है, ताकि इस बार स्टेफनी उसे दोबारा छोड़कर न जाए। ये सुनकर ग्रिफिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे अभी तक यकीन नहीं हो रहा था कि जानवर सच में उससे बातें कर रहे हैं। इसी एक्साइटमेंट में वो उस गोरिल्ला बर्नी के पास भी पहुंच जाता है। उसे उम्मीद थी कि शायद अब बर्नी भी उससे खुलकर बात करेगा, लेकिन बर्नी हमेशा की तरह उसकी तरफ देखता तक नहीं। ग्रिफिन मायूस होकर वापस मुड़ने लगता है कि तभी पीछे से बर्नी धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहता है, वो बॉक्स जरा साइड में रख दो। बस इतना कहकर वो फिर चुप हो जाता है। बर्नी ने भले ही सिर्फ एक छोटी सी बात कही थी, लेकिन ग्रिफिन के लिए इतना ही काफी था कि जिस गोरिल्ला ने कभी उसकी तरफ देखा तक नहीं, उसने आज पहली बार उससे बात तो की। अगले दिन ग्रिफिन हमेशा की तरह ज़ू पहुंचता है, जहां सारे जानवर उसे स्टेफनी को वापस पाने की ट्रेनिंग देने में जुट जाते हैं। सबसे पहले तो भालू से समझाने लगते हैं कि किसी फीमेल को अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट किया जाता है, लेकिन ग्रिफिन जानता था कि ये तरीके इंसानों पर नहीं, सिर्फ भालुओं पर ही काम आ सकते हैं। कुछ देर बाद ग्रिफिन फिर बर्नी के पास जाता है। इस बार बर्नी उससे आराम से बातें करने लगता है। धीरे धीरे पता चलता है कि वो इंसानों से नफरत तो नहीं करता, लेकिन उन पर भरोसा भी नहीं करता। दरअसल 1 साल पहले दूसरा ज़ूकीपर उसे नुकीली रोड से परेशान किया करता था। जब बर्नी ने अपने बचाव करने की कोशिश की तो उसी ज़ूकीपर ने उल्टा इल्जाम बर्नी के सिर पर डाल दिया कि गोरिल्ला ने उस पर हमला किया है। किसी ने बर्नी की बात जानने की कोशिश भी नहीं की और उसे सबसे अलग कैद में डाल दिया गया। तभी से उसने तय कर लिया था कि वो किसी इंसान से कोई रिश्ता नहीं रखेगा। ये बात सुनकर ग्रिफिन का दिल भर आता है। वो बर्नी से वादा करता है कि एक दिन वो उसे भी दूसरे जानवरों की तरह खुले आसमान के नीचे घूमने का मौका जरूर दिलाएगा। उसी रात एक पार्टी रखी गई थी जहां स्टेफनी फिर से ग्रिफिन से मिलती है। कुछ देर सामान्य बातें करने के बाद वो फिर वही सवाल पूछती है, क्या तुमने अभी तक कोई नौकरी नहीं ढूंढी? क्या तुम्हें ये ज़ू आज भी उतना ही पसंद है? ग्रिफिन इस सवाल का कोई सीधा जवाब नहीं दे पाता। तभी वहां स्टेफनी का बॉयफ्रेंड केल आ जाता है। उसे शुरू से ही ग्रिफिन पसंद नहीं था। वो हर मौके पर उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता रहता था। बातों बातों में वो ग्रिफिन को अगले दिन होने वाली साइकिल रेस का चैलेंज दे देता है। जाते जाते ताना भी मारता है कि अगर ग्रिफिन उसमें हिस्सा ले भी ले तब भी वो जीत नहीं पाएगा। गेल की बातें ग्रिफिन के दिल पर लग जाती है। उसे लगता है कि अगर वो इस रेस में उसे हरा दे तो शायद स्टेफनी की नजरों में हीरो बन जाएगा। रात को फिर सभी जानवर इकट्ठा होते हैं। हर कोई अपने अपने तरीके से उसे रेस जीतने की सलाह देता है। कोई तेज दौड़ने की बात करता है तो कोई शॉर्टकट बताने लगता है। कुछ तो उसके साथ चलने की भी जिद करते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर मदद कर सके, लेकिन ग्रिफिन हंसते हुए मना कर देता। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार वो अकेले ही सब संभाल लेगा। अगले दिन साइकिल रेस शुरू होती है। ग्रिफिन थोड़ी देर से पहुंचता है, इसलिए उसे अच्छी रेसिंग साइकिल नहीं मिलती। उधर केल शुरुआत से ही पूरी स्पीड में था। रेस के दौरान दोनों के बीच जबरदस्त मुकाबला चलता है। कभी ग्रिफिन आगे निकल जाता है तो कभी गेल उसे पीछे छोड़ देता। एक बार गेल चालाकी से उसकी साइकिल की स्टिक निकालकर उस पर बार बार मारने लगता है, तो जवाब में ग्रिफिन भी उसकी साइकिल का बैलेंस बिगाड़ देता है। दोनों एक दूसरे को हराने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि असली रेस पर ध्यान ही नहीं रहता। आखिरकार नतीजा ये निकलता है कि जीत किसी तीसरे की हो जाती है और ये दोनों खाली हाथ रह जाते हैं। रात को ग्रिफिन वापस अपने जानवरों के पास आता है और पूरे दिन की कहानी सुनाता है, लेकिन सबको समझ आ चुका था कि ग्रिफिन अभी भी गलत दिशा में मेहनत कर रहा है। सिर्फ गेल को हराने से स्टेफनी वापस नहीं आने वाली। तभी शेरनी एक दिलचस्प बात बताती है। वो कहती है कि अक्सर कोई भी फीमेल तब सबसे ज्यादा ध्यान देती है जब उसे लगता है कि किसी दूसरी फीमेल की दिलचस्पी उस मेल में पड़ गई है। इसलिए अगर ग्रिफिन किसी दूसरी लड़की के साथ स्टेफनी के सामने जाए तो शायद स्टेफनी को उसकी अहमियत महसूस होने लगेगी। ग्रिफिन को यह बात सही लगती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि वो किस लड़की को साथ लेकर जाए। इस पर लगभग सारे जानवर एक साथ केट का नाम लेते हैं, क्योंकि वो उसकी अच्छी दोस्त भी और उसे बेहतर तरीके से जानती भी है। अगले दिन ग्रिफिन सारी सच्चाई केट को बता देता है। वो उससे अपने भाई की शादी की पार्टी में सिर्फ दिखावे के लिए उसकी गर्लफ्रेंड बनकर चलने की रिक्वेस्ट
करता है। शुरुआत में केट साफ मना कर देती है, उसे ये पूरा प्लान भचकाना लगता है, लेकिन ग्रिफिन की लगातार रिक्वेस्ट के बाद आखिरकार वो मान जाती है। शाम को पार्टी में जाने से पहले ग्रिफिन बर्नी से मिलने पहुंचता है। आज बर्नी का जन्मदिन था, इसलिए वो उसके लिए अपने हाथों से बनाया हुआ केक लेकर आया था, लेकिन बर्नी गोरिल्ला था, उसने पूरा केक एक ही झटके में खत्म कर दिया। ग्रिफिन मुस्कुरा कर कहता है कि बताओ तुम्हें और क्या चाहिए। इस बार बर्नी पहली बार दिल की बात कहता है कि मुझे बाहर जाना है, खुले आसमान के नीचे। इतने साल कैद में रहकर मैं थक गया हूँ, बस एक बार मुझे बाहर की दुनिया दिखा दो। ग्रिफिन उसके चेहरे की उदासी देखता है और उसे मना नहीं कर पाता। रात के अंधेरे में वो चुपके से बर्नी को गाड़ी में बैठाकर जू के बाहर ले जाता है और थोड़ी देर बाद दोनों एक क्लब पहुंच जाते हैं। किसी को शक ना हो इसलिए ग्रिफिन बर्नी को एक टी शर्ट भी पहना देता है। जैसे ही दोनों अंदर जाते हैं, लोग एक गोरिल्ला को देखकर घबरा जाते हैं, लेकिन ग्रिफिन तुरंत बात संभाल लेता है। वो सबको बताता है कि उसका दोस्त है जिसने कॉस्ट्यूम शो के लिए गोरिल्ले का ड्रेस पहना हुआ है। जब बर्नी इंसानों की तरह आराम से बातें करने लगता है तो सबको उसकी बात सच लगने लगती है। इसके बाद दोनों जमकर मस्ती करते हैं। बर्नी ढेर सारे संतरे खाता है, डांस करता है और गेम भी खेलता है। देर रात दोनों कार की छत पर बैठकर बातें करने लगते हैं। बर्नी आसमान की तरफ देखते हुए कहता है कि इतने साल बाद उसे लगा जैसे उसने जिंदगी फिर से जी ली हो। फिर वो मुस्कुराकर ग्रिफिन से कहता है तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। अगले दिन पार्टी में जाने के लिए ग्रिफिन अपने एक दोस्त से कार उधार लेता है और केट को लेने पहुंचता है, लेकिन जैसे ही केट बाहर आती है, ग्रिफिन कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह जाता है। आज तक उसने केट को सिर्फ अपनी दोस्त और जू की डॉक्टर के रूप में देखा था, लेकिन आज वो इतनी खूबसूरत लग रही थी कि उसकी तारीफ किए बिना वो रह ही नहीं पाता। थोड़ी देर बाद दोनों साथ में शादी की पार्टी में पहुंचते हैं। ग्रिफिन का पूरा ध्यान सिर्फ स्टेफनी पर था, वो किसी भी तरह उसे जेलस फील कराना चाहता था। दूसरी तरफ केट भी अब इस प्लान को पूरी तरह समझ चुकी थी। वो कभी उसका हाथ पकड़ती तो कभी इतनी जोर से हंसती कि आसपास बैठे लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला जाए। उधर स्टेफनी का बॉयफ्रेंड गेल भी उसे इंप्रेस करने में लगा हुआ था। वो सबके सामने स्टेफनी के साथ एक शानदार डांस करने लगता है। केट भी तुरंत ग्रिफिन से कहती है चलो अब हमारी बारी है। इसके बाद दोनों डांस फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहां लटके हुए पर्दों के बीच दोनों खुलकर डांस करने लगते हैं। इस दौरान पहली बार ऐसा होता है कि ग्रिफिन कुछ देर के लिए स्टेफनी को भूल जाता है। वो सच में केट के साथ एंजॉय करने लगता है। दोनों की मस्ती देखकर आसपास खड़े लोग भी मुस्कुराने लगते हैं। उधर स्टेफनी की नजर भी उन पर पड़ती है। उसे यकीन ही नहीं होता कि जो लड़का 5 साल तक सिर्फ उसके पीछे घूमता रहा, वो आज किसी दूसरी लड़की के साथ इतना खुश कैसे हो सकता है। यहीं से उसके मन में जलन शुरू हो जाती है। हालांकि डांस करते करते ग्रिफिन की आदत फिर सामने आ जाती है। पर्दों में उलझकर वो कई चीजें गिरा देता है और गलती से दुल्हन तक को नीचे गिरा देता है। उसका भाई दौड़कर आता है, लेकिन ग्रिफिन तुरंत सबसे माफी मांग लेता है। मगर इन सब गड़बड़ियों के बावजूद उसका प्लान काम कर चुका था। कुछ देर बाद खुद स्टेफनी उससे मिलने आती है, लेकिन इस बार ग्रिफिन पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। उससे सिर्फ सामान्य तरीके से हाय हेलो करता है और फिर दूसरी तरफ चला जाता है। न कोई बेचैनी न कोई कोशिश की वो उसके साथ ज्यादा देर रुके। यही बात स्टेफनी को सबसे ज्यादा चुभती है। इसी बीच गेल फिर ग्रिफिन को नीचा दिखाने और उसका मजाक उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार ग्रिफिन पलटकर ऐसे मजेदार जवाब देता है कि आसपास खड़े लोग भी हंस पड़ते हैं और गेल खुद शर्मिंदा हो जाता है। पार्टी खत्म होने के बाद ग्रिफिन और केट कार में बैठते हैं और काफी देर तक हंसते रहते हैं, लेकिन कुछ ही देर बाद स्टेफनी वापस उसके पास आ जाती है, जिससे ग्रिफिन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। ये देखकर केट चुपचाप कार से उतर जाती है। वो मुस्कुराकर कहती है कि वो ऑटो से चली जाएगी और ग्रिफिन आराम से स्टेफनी के साथ चला जाए। इसके बाद स्टेफनी खुद आकर ग्रिफिन की कार में बैठ जाती है और यहीं से दोनों फिर से एक दूसरे को डेट करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद स्टेफनी ग्रिफिन से एक खास रिक्वेस्ट करती है। वो चाहती थी कि ग्रिफिन उसके साथ एक बड़े फैशन शो में चले, क्योंकि ये उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट था। वो ग्रिफिन को अपने हाई क्लास दोस्तों से मिलवाना चाहती थी। उसकी वजह भी साफ थी, ग्रिफिन लोगों के बीच ज्यादा घुलता मिलता नहीं था और ऐसे इवेंट्स में बोर हो जाता था, जबकि गेल हर पार्टी की जान बन जाता था। उसकी बातें और मजाक लोगों को खूब पसंद आते थे। लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग था। इस बार स्टेफनी के लिए ग्रिफिन खुद को बदलने की कोशिश कर रहा था। जैसे वो शो में पहुंचता है, वो अपने नए अंदाज में लोगों से बातें करना शुरू कर देता है। वो हल्के फुल्के मजाक करता है, सबकी टांग खींचता है और देखते ही देखते पूरा माहौल हंसी से भर जाता है। उसकी बातें इतनी मजेदार होती है कि वहां मौजूद लोग खुद उसके साथ मजाक करने लगते हैं। कुछ ही देर में सबका ध्यान स्टेफनी से ज्यादा ग्रिफिन पर चला जाता है। हर कोई यही कह रहा था कि उसका नया बॉयफ्रेंड कितना दिलचस्प इंसान है। लोगों की ये तारीफें सुनकर स्टेफनी भी काफी खुश हो जाती है। शो खत्म होने के बाद दोनों साथ में वापस लौट रहे थे, तभी स्टेफनी एक बार फिर उसे उसके भाई की कार डीलरशिप में नौकरी करने की सलाह देती है। वो कहती है कि अगर उन्हें अपना भविष्य साथ बिताना है तो सिर्फ जू में नौकरी करके ये सब मुमकिन नहीं होगा। इस बार ग्रिफिन पहली बार उस बात पर सीरियस होकर सोचता है। उसे लगता है कि शायद स्टेफनी सही कह रही है। अगर उसे उसके साथ जिंदगी बितानी है तो अब अपनी पुरानी जिंदगी छोड़नी होगी। अगले ही दिन ग्रिफिन अपने भाई की कार डीलरशिप पहुंच जाता है। अच्छे कपड़े पहनकर पूरे आत्मविश्वास के साथ वो काम शुरू करता है। शुरुआत में ही वो एक बेहद महंगी कार बेच देता है और उसका भाई भी उसकी तारीफ करने लगता है। अब ग्रिफिन ने मन ही मन फैसला कर लिया था कि वो जू छोड़ देगा और अपनी नई जिंदगी शुरू कर देगा। कुछ दिन बाद वो आखिरी बार जू पहुंचता है। सबसे पहले वो केट को ये बताता है, क्योंकि इस पूरे सफर में उसी ने सबसे ज्यादा उसका साथ दिया था। लेकिन उसके जू छोड़कर जाने की बात सुनकर केट का चेहरा उतर जाता है। वो कहती है कि खुद को देखो ग्रिफिन, तुम पूरी तरह बदल चुके हो, वो भी अपनी मर्जी से नहीं। ये सब
स्टेफनी तुमसे करवा रही है। तुम्हें जानवरों से प्यार था, इस जू से प्यार था, यही तुम्हारी असली दुनिया थी। ग्रिफिन उसकी बात काटते हुए कहता है कि वो हमेशा एक ही जगह नहीं रह सकता, उसे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है। केट समझ जाती है कि अब उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है। इसके बाद ग्रिफिन अपने सभी जानवरों से आखिरी बार मिलने जाता है, एक एक करके सबसे विदा लेता है। सबसे आखिर में वो बर्नी के पास पहुंचता है, लेकिन बर्नी की आंखों में साफ उदासी थी। उसे लगा था कि शायद पहली बार किसी इंसान पर भरोसा करना सही फैसला था, लेकिन अब वो कहता है कि सारे इंसान एक जैसे होते हैं, एकदम झूठे। मैं बेवकूफ था जो तुम पर भरोसा कर बैठा। ग्रिफिन के पास कोई जवाब नहीं था। वो भारी मन से वहां से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो उसी दूसरे ज़ूकीपर को सख्त चेतावनी देता है जिसने पहले बर्नी के साथ गलत किया था। वो कहता है कि अगर उसने दोबारा किसी भी जानवर, खासकर बर्नी को नुकसान पहुंचाया तो वो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। लेकिन ग्रिफिन के जाते वो ज़ूकीपर गुस्से में सीधे बर्नी के बाड़े की तरफ बढ़ जाता है। उधर ग्रिफिन अपनी नई नौकरी में पूरी तरह व्यस्त हो चुका था। वो लगातार कारें बेच रहा था और धीरे धीरे सबको लगने लगता है कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी सचमुच पीछे छोड़ दिया है। लेकिन जू का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। कोई जानवर ठीक से खाना नहीं खा रहा था तो कोई पहले की तरह बातें नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती उन्हीं से हुई थी। अगर उन्होंने ग्रिफिन को स्टेफनी के पीछे जाने के लिए इतना मजबूर न किया होता तो शायद वो आज भी उनके साथ होता। इसी बीच केट भी एक बड़ा फैसला ले लेती है। वो अपने एक साथी से कहती है कि उसे इस जू में किसी से प्यार हो गया था, और वो ये भी बता देती है कि वो इंसान ग्रिफिन है। लेकिन अब जब ग्रिफिन यहाँ नहीं रहेगा तो उसके लिए भी यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं बचता। वो भी अफ्रीका के उस बड़े चिड़ियाघर में नौकरी करने चली जाएगी। दूसरी तरफ ग्रिफिन अब स्टेफनी के साथ रहने लगता है। महंगा अपार्टमेंट और आलीशान लाइफस्टाइल। स्टेफनी अभी से सब कुछ अपने हिसाब से सेट करने लगती है। ग्रिफिन भी उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, लेकिन ये लग्जरी उसे खुशी देने वाली चीज नहीं थी। फिर भी स्टेफनी के लिए वो अपने मन को समझाने की कोशिश करता रहता है। एक सुबह जब वो ऑफिस में एक और बड़ी डील करने वाला होता है तभी वहां स्टेफनी पहुंचती है। इस बार वो खुद ग्रिफिन को शादी के लिए प्रपोज करती है। 5 साल पहले जिस लड़की ने ग्रिफिन का प्रपोजल ठुकराया था, आज वही उसके सामने खड़ी थी, हाथ में अंगूठी लेकर। ग्रिफिन भी ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन अगले ही पल वो सबके सामने उसे ना कह देता है। उसे ये तो महसूस हो ही गया था कि महंगी गाड़ियां, कपड़े और आलीशान जिंदगी उसे कभी खुश नहीं कर सकती। साथ ही वो स्टेफनी से कहता है कि तुम्हें हमेशा से ही ग्रिफिन की नहीं बल्कि ऐसे इंसान की जरूरत थी जो लोगों को हंसा सके, अच्छी नौकरी करे और तुम्हें बेहतर लाइफस्टाइल दे सके। लेकिन तुमने कभी उस इंसान को स्वीकार ही नहीं किया जो सच में ग्रिफिन था, असली और एकदम नेचुरल। वो अपने दिल में दबी हर बात आज उसके सामने रख देता है। कहता है कि तुम्हारी 90% बातें तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ती, पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ कैसे कटेगी। ग्रिफिन ये जान गया था कि उसकी असली पहचान उस चिड़ियाघर और वहां के जानवरों से जुड़ी थी जिनके बीच वो खुलकर सांस ले पाता है। असल में वही उसका परिवार है। इसलिए वो स्टेफनी का प्रपोजल ठुकरा देता है और वहां से चला जाता है। स्टेफनी ने इस प्रपोजल के लिए बहुत सी तैयारियां की थी, बैंड वाले भी बुलाए थे, लेकिन सबके सामने मना किए जाने के बाद वो शर्मिंदा होकर गुस्से में वहां से निकल जाती है। ग्रिफिन बिना देर किए सीधे जू पहुंचता है और सबसे पहले बर्नी के पास जाता है, जो उसे वापस देखकर बहुत खुश होता है। लेकिन जैसे ही बर्नी उसकी तरफ मुड़ता है, ग्रिफिन का दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि बर्नी की आंखें पूरी तरह घायल थी। साफ पता चल रहा था कि दूसरे जू कीपर ने उसके साथ फिर से मारपीट की है। अब वो केट से बात करने उसके ऑफिस की ओर जाने लगता है, लेकिन जानवर उसे बताते हैं कि केट ने नौकरी छोड़ दी है और आज रात की फ्लाइट से वो हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है। सारे जानवर तुरंत इकट्ठा हो जाते हैं। सबकी एक ही कोशिश थी कि किसी भी तरह ग्रिफिन समय रहते केट के पास पहुंच जाए। ग्रिफिन भागकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन बर्नी भी उसके साथ चल देता है, जिससे नाइट ड्यूटी पर मौजूद गार्ड को शक हो जाता है और वो उन्हें रोकने के लिए दौड़ता है। लेकिन सामने से हाथी और दूसरे जानवर उसका रास्ता रोक लेते हैं, जिससे बर्नी के साथ ग्रिफिन तेजी से वहां से केट के घर के लिए निकल जाता है। मगर उससे पहले रास्ते में ग्रिफिन उस दूसरे ज़ूकीपर के घर जाता है और बिना कोई सवाल जवाब किए उसे ऐसी जोर की लात मारता है कि खड़ा होने के लिए भी उस ज़ूकीपर को अपनी मम्मी को आवाज देनी पड़ती है। इसके बाद वो कुछ दूर और चलते हैं तो रास्ता बंद मिलता है, इसलिए बर्नी बिना कुछ कहे ग्रिफिन को अपने कंधों पर उठा लेता है और एक ऊंची दीवार के पार दूसरे रास्ते पर पहुंचा देता है। लेकिन मुश्किल अभी खत्म नहीं होती। ग्रिफिन के पहुंचने से 1 सेकंड पहले ही केट एयरपोर्ट के लिए निकल जाती है और वो उसे आवाज देता रह जाता है। ग्रिफिन को लगता है कि सब खत्म हो गया, लेकिन तभी बर्नी एक छोटी बोट लेकर आता है और दोनों पानी के रास्ते धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। मगर फिर उन्हें एहसास होता है कि ऐसे तो वो कभी भी केट को नहीं रोक पाएंगे, इसलिए अब वो कुछ और दिमाग लगाने लगते हैं। तभी उन्हें एक पुल दिखाई देता है जिससे होकर ही केट की टैक्सी गुजरने वाली थी, इसलिए बर्नी इस पुल पर ही चढ़ना शुरू कर देता है, वो भी ग्रिफिन को अपने कंधे पर बिठाकर। आखिरकार जब वो लटकते हुए पुल के बीच तक पहुंच जाते हैं तो ग्रिफिन को ऊंचाई से डर लगने लगता है, लेकिन बर्नी जानबूझकर उसे नीचे सड़क पर गिरा देता है, जिससे टैक्सी में बैठी केट की नजर उस पर पड़ जाती है। वो बड़ी हैरान थी उसे इस तरह अचानक सामने देखकर। आखिर टाइम वेस्ट किए बिना ग्रिफिन केट को बताता है कि वो सब कुछ छोड़कर वापस आ गया और चाहता है कि केट भी कहीं न जाए। उसने बहुत बड़ी गलती की। वो खुद को बदलने की कोशिश में अपनी असली पहचान ही भूल गया था। फिर वो कहता है कि जब ऐसे इंसान को भूलने
भूलने में मुझे 5 साल लग गए जिसे मैं असल में प्यार भी नहीं करता था, तो तुम्हें तो मैं पूरी जिंदगी भी नहीं भूल पाऊंगा। ये कहकर वो केट से अपने प्यार का इजहार कर देता है, जिसे सुनते ही केट बहुत खुश होकर उसे किस कर लेती है। पता नहीं कब से बेचारी एक तरफा प्यार दिल में दबाकर बैठी थी और आज वही प्यार खुद चलकर उस तक आ गया था। अचानक बर्नी भी ऊपर से नीचे आ गिरता है, जिसे देखकर केट को समझ में आ जाता है कि ग्रिफिन अचानक उसके सामने कहां से आया था। लेकिन ग्रिफिन की बेवकूफियां केट के लिए कोई नई बात नहीं थी। यही तो वो चीजें थी जिनकी वजह से केट को ग्रिफिन से प्यार हो गया था। वो उसी ग्रिफिन से प्यार करती है जो वो अंदर से एकदम असली और नेचुरल। मूवी के आखिर में दिखाया जाता है कि बर्नी को अब जू की सबसे ऊंची जगह पर जाने दिया जाता है, जहां से वो शहर की ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स को देख सकता है। ग्रिफिन उसके साथ है तो ना उसे कोई परेशान करता है और ना ही वो किसी के लिए खतरा है। बाकी सभी जानवर भी बहुत खुश थे क्योंकि उनका सबसे अच्छा दोस्त वापस लौट आया था। इसी के साथ ये प्यारी सी मजेदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है।